भारत की नदियां पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में देखा, और पार्ट 3 में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा था, और जो पार्ट 4 था उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों के बारे में देखे थे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद आज पार्ट 5 देखेंगे, पार्ट 5, जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत की उन सभी नदियों को दिखाया जाएगा जो कि अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये प्रायद्वीपीय भारत। जब बात प्रायद्वीपीय शब्द की आती है तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक होता है द्वीप और दूसरा होता है प्रायद्वीप। द्वीप मतलब जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इधर भी जल है, अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। उसके बाद जो द्वीप होता है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे द्वीप कहें कि द्वीप किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जैसे ये इसे द्वीप कह सकते हैं। इसके चारों तरफ मान लीजिए जल है, ये काल्पनिक मतलब मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, यहाँ पर ये है नहीं। उसके बाद अगर प्रायद्वीप की बात करें तो ये प्रायद्वीप हो गया, इसके 3 तरफ जल है, इस तरफ जल हो गया, इस तरफ जल हो गया, और यहाँ पर भी जल हो गया। तो ये है प्रायद्वीप और ये है द्वीप। उसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के उन नदियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। यहाँ पर जो मैप बनाया गया है इंडिया का, ये सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र को दिखाया गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना था अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियों के बारे में, इसलिए हमने सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों को दिखाया है। यहाँ पर ब्लैक मार्कर से राज्य की बाउंड्री दिखाई गई है, स्टेट की मतलब राज्य की बाउंड्री, और ग्रीन मार्कर से यहाँ पर मतलब हरे मार्कर से, ग्रीन मार्कर से दिखाया गया है नदियों के बारे में, जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, किस मार्ग से होकर प्रवाहित हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर रेड मार्कर का प्रयोग करके लिखा गया है नदियों के नाम, कि कौन सी नदी है उस नदी का नाम लिखा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान का पूरा मैप नहीं बनाया गया, यहाँ पे राजस्थान लिखा है, एरो बनाया गया है कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर कम बनाया गया है, मतलब कम ही क्षेत्र को दिखाया गया है राजस्थान को, जितनी की आवश्यकता थी। उसके बाद ये गुजरात हो गया है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, यहाँ पर गोवा है, और ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये केरल है, और ये तमिलनाडु है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करें कि राजस्थान से कौन सी नदियां निकलती हैं, तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कैसे विस्तृत है, ऐसे विस्तृत है अरावली पर्वत श्रेणी। उसी पर है एक छोटा सा पर्वत नाग पर्वत चोटी है, नाग पर्वत कह लीजिए, वहां से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी नाग पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात कच्छ के रण में समा जाती है। कच्छ के रण में, जो कच्छ का रण है, ये दलदली क्षेत्र होता है, रण मतलब दलदली क्षेत्र है, उसमें समा जाती है। ऐसे भी सोचिए कि अगर मान लीजिए नदी अगर राजस्थान से आ रही है, राजस्थान मरुस्थली क्षेत्र है, वहां पर बालू ज्यादा है, मरुस्थली क्षेत्र से आ रही है, वहां पर जो नदी आ रही है कैसी ऐसे क्षेत्र से तो आ नहीं रही है कि जो कि बहुत ज्यादा से जल की उपलब्धता होगी। तो जल की उपलब्धता कम होने की वजह से भी मतलब नदी में इतनी फ्लो नहीं रहती कि उतना प्रवाह के साथ जाए और इन क्षेत्रों का अपर्दित करते हुए अपना मार्ग बनाए और अरब सागर में गिर जाए। उसमें जल का प्रवाह भी कम रहता है क्योंकि जल की उपलब्धता कम रहती है। इस वजह से यहाँ का जो दलदली क्षेत्र रहता है इन क्षेत्रों में आकर के समा जाती है, और इस क्षेत्र में दलदली बने रहने का भी इसका भी एक महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहता है कि ऐसी नदियां जो कच्छ के रण में जाकर समा जा रही हैं तो उस क्षेत्र में दलदली बना रहता है, दलदली क्षेत्र बना रहता है। और उसके बाद दूसरी नदी की बात करें, घग्गर नदी जिसे सरस्वती नदी का भी कहा जाता है, ये राजस्थान से निकलती है और ये भी कच्छ के रण में जाकर समा जाती है या कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। उसके बाद बात करें साबरमती नदी की, साबरमती नदी जय समुद्र झील से निकलती है, राजस्थान में जय समुद्र झील है वहां से निकलती है साबरमती नदी, जो कि 371 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ है खंभात की खाड़ी, जो कि अरब सागर है, अरब सागर का ही मतलब स्थलीय भाग में घुसा हुआ पार्ट है जिसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी। तो इस खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी गिरती है आकर के 371 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात। उसके बाद नेक्स्ट लूनी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में मेहद झील है,
मध्य प्रदेश में यहाँ से निकलती है लूनी नदी, जो कि पहले मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाती है, फिर उसके बाद गुजरात में आती है, नया खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब अरब सागर में गिर जाती है। तो लूनी नदी मेहर झील से मध्य प्रदेश से निकलती है और 585 किलोमीटर की दूरी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ से जाती है, गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरात के पास यहाँ से ऐसे गुजरती है और राजस्थान में जो लूनी नदी है, लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है क्योंकि कर्क रेखा से जाती है, और जो लूनी नदी है यहाँ से ऊपर जाती है तो 1 बार काटी और जब नीचे आए तो 2 बार काटती। इसका मतलब कि लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती, एक बार ऊपर गई तब, एक बार नीचे आई तब काट दी। उसके बाद यहाँ पर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक चोटी से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, राजपीपला, महादेव, मैकाल। यहाँ राजपीपला है, फिर महादेव, फिर मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है अमरकंटक की चोटी, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर या 1312 कह लीजिए या 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश और इधर गुजरात से होते हुए गुजरात के तट पर ही अपना मुहाना बनाती है, खंभात की खाड़ी में रहती है। और नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी है, फिर उसके बाद तापी नदी आता है। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और 724 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब अरब सागर में आकर के गिर जाती है। तापी नदी या ताप्ती नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र फिर होते हुए फिर गुजरात में अपना ये मुहाना बनाती है। उसके बाद आते हैं गोवा की नदियों के बारे में। यहाँ पे गोवा की नदियां, गोवा में मुख्यतः 3 नदियों के यहाँ पर दिखाया गया है, मांडवी, जुआरी और रजोड़। मांडवी नदी है जो कि कर्नाटक और गोवा के पास, मतलब उसके पास से ही निकलती है और गोवा में प्रवाहित होती है। दूसरी नदी है जुआरी नदी, जो ये भी गोवा में प्रवाहित होती है। और तीसरी नदी है रजोड़ नदी और ये भी गोवा में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये कर्नाटक है। कर्नाटक में यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैंने कर्नाटक वाले में लिख दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक से मानिए कुछ नदियां जो कर्नाटक से निकलती हैं लेकिन गोवा के तट के पास से ही और गोवा में प्रवाहित होती हैं। और उसके बाद शरावती नदी, कर्नाटक में जो कुछ मुख्य नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती हैं, इसमें है शरावती नदी और बराह नदी और गंगा वेली नदी। शरावती नदी, फिर बराह नदी, फिर गंगा वेली नदी। उसके बाद केरल में आते हैं। केरल में केरल की जो नदियां हैं इसमें भी मुख्यतः 3 नदियों को दिखाया गया है। पहली है पेरियार नदी, पहली पेरियार नदी है, फिर पांबा नदी, फिर भरतपुझा नदी। पेरियार नदी जो कि केरल की सबसे लंबी नदी भी है, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी भी है और ये तमिलनाडु और केरल के पास से निकलती है, इसके बॉर्डर के पास से निकलती है और केरल में प्रवाहित होती है। फिर पांबा नदी जो कि छोटी नदी है और एक नदी है भरतपुझा नदी। भरतपुझा जैसा कि नाम से भी लग रहा है कि दक्षिण भारत की कोई नदी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि भरतपुझा, मतलब लग रहा है कि केरल या तमिलनाडु की हो सकती है और सामान्यतः केरल की ज्यादा लग रही है, नाम से ऐसा लग रहा है। तो भरतपुझा नदी जो है वो केरल में प्रवाहित होती है। उसके बाद यहाँ पर जो इन सभी नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है उसे यहाँ पर नोट किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आती है बात तवा नदी की, क्योंकि मैंने इसे इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि एक नदी है तवा नदी और एक नदी है तवी नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तवी नदी किसकी सहायक नदी, क्योंकि ये सब नदियां छोटी छोटी हैं और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी नदियां हम लोग को याद रहती हैं और छोटी नदियों के बारे में या हम लोग का ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए जो तवा नदी वो नर्मदा की सहायक नदी, यहाँ पर मैंने बताया कि तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद जो दूसरी नदी है तवी नदी चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब नदी जो हम लोग सिंधु नदी पढ़ रहे थे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो वहां पर मैंने बताया था कि चेनाब नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो चेनाब नदी की ही एक सहायक नदी है तवी नदी। उसके बाद मांडवी नदी जो कि जिसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पर है गोवा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन ये गोवा है छोटा सा। गोवा में एक मतलब जो मांडवी नदी प्रवाहित होती है इसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है।
मतलब किसी भी नदी को कोई उपमा क्यों दी जाएगी? क्योंकि वहां के लोगों के लिए, उस राज्य के लिए जब कोई नदी या फिर कोई भी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसे कोई ना कोई उपमा दे दी जाती है। वैसे भी जल ही जीवन, जल सबके लिए जल जीवन कहा जाता है, कहावत जल ही जीवन है। तो जो ये कथन है, वैसे ही जो मांडवी नदी के द्वारा, उसमें जब जल नदी है तो जल ही प्रवाहित होगा, तो जो वहां से जो जल प्रवाहित हो रही है उससे आसपास के लोगों को इतना फायदा होता है। वहां के लोगों की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब उस नदी का इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो मांडवी नदी है उसे गोवा का जीवनदायिनी रेखा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी पेरियार नदी। पेरियार नदी मैंने बताया कि केरल में प्रवाहित होती है, केरल की सबसे लंबी नदी है और ये नदी भी केरल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिस वजह से इसे भी केरल की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। केरल की जीवनदायिनी नदी पेरियार नदी को कहा जाता है। उसके बाद लूनी नदी है। लूनी नदी, जो लूनी नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर मैंने बताया कि लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार ऊपर जाती है तब, एक बार नीचे आती है, घूमती है तब, ऐसे 2 बार काट देती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और बात कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर कहीं सिर्फ इन्हीं नदियों पर ध्यान दिया जाए, इन नदियों को देखा जाए तो लगेगा कि नर्मदा नदी इसमें सबसे लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर, और नर्मदा नदी इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी लगभग उसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। इसमें जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली यहाँ से आती है और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है सिंधु नदी, और अरब सागर में गिरती है। तो वो भारत में अगर की बात करें, क्योंकि भारत से होकर के वैसे तो निकलती है तिब्बत के पठार के पास से निकलती है, मानसरोवर झील से के पास से, मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार के पास से निकलती है, लेकिन सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होते हुए ऐसे ऐसे आती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में आकर के यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो इसलिए ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियों की बात करें तो जो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी हो गई, और उसके बाद ये नर्मदा नदी हो गई जो कि 1312 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये रहा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।